नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। अभी तक जो है 30 क्लास हो चुकी है। आज 31वीं क्लास है। समय बर्बाद न करते हुए अभी तक हमने जो भी पढ़ा था पर्सनालिटी में, आज हमें पढ़ना है उसके आगे पर्सनालिटी के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, यानी आपके व्यक्तित्व का जो व्यवहारात्मक पक्ष है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो हम पहले ये समझेंगे कि हमारा व्यवहार क्या है। ठीक है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा व्यवहार है, जो है दूसरों के साथ हम कैसे बात करते हैं, उनकी बातों पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और जो है हमारी आदतें कैसी हैं, अच्छी हैं बुरी हैं। ठीक है, व्यवहार करते वक्त हम किसी से गुस्से से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, सौम्य होकर बात करते हैं, धीमी आवाज़ में बात करते हैं। तो ये आपका जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट है, पक्ष है आपका, कि हम व्यवहार कैसे करते हैं। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट में क्या आएगा? पहला पहला तो ये आएगा कि कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, मतलब बोलने का आपका तरीका कैसा है। आप नम्र बोलते हैं, सौम्य बोलते हैं, तेज बोलते हैं, गंभीर होकर बोलते हैं, या मजाकिया अंदाज में, मतलब बोलते बोलते हंसी मजाक करते हैं, और यार क्या हाल चाल बीच बीच में जोक मारते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो पर्सनैलिटी का बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं कि नम्र हैं, तेज बोलते हैं, गंभीर बोलते हैं, मजाक मजाक करके बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन स्टाइल है, कहाँ बात करने का तरीका पहला। दूसरा क्या है एस्पेक्ट, दूसरा पक्ष क्या है आपके बिहेवियर का, कि रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, मतलब प्रतिक्रिया देना, कि मुश्किल समय में आप कैसा व्यवहार करते हैं। होता है ना कि मुश्किल समय आता है तो आप हो सकता है डर जाएं, या हो सकता है आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप जो है कहें कि नहीं मैं इस मुसीबत से लड़ूंगा, या इस तरीके का कोई सिचुएशन आ गया फील्ड वर्क में एज अ ISDM, तो आप कैसे टैकल करेंगे उसको। ठीक है, तो डर जाएंगे या पॉजिटिवली उसको हैंडल करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है, तो ये है दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष क्या है? आदत, हैबिट, मतलब रोज़मर्रा की आपकी आदत कैसी है। आप नियमित रूप से उठते हैं, अपना आप डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन है कि नहीं है, आलसी हैं, किस टाइप के हैं आप, आपकी आदत जो है ये आपके व्यवहार का पक्ष है। ठीक है, चौथी बात कि सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ आप जल्दी घुल मिल पाते हैं या नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा जल्दी घुल मिल नहीं पाते। तो प्रशासन में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका जो है बहुत महत्व है। आपकी अगर पर्सनालिटी आपकी सकारात्मक है तो आप लोगों से जल्दी घुलेंगे मिलेंगे, आप हेल्दी फील करेंगे, लोगों को हेल्दी फील कराएंगे। नेगेटिव रहेगा तो आप बदतमीजी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, आपके व्यवहारिक पक्ष के प्रकार कितने हैं। पहला है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। होता है कि कुछ लोग जो है लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, अकेले में रहते हैं, ज़्यादा अपने आप को अकेले रह के पढ़ना लिखना पसंद करते हैं, लोगों से घुलना मिलना उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो ये टाइप के लोग जो है इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं। ठीक है, ये पर्सनालिटी है, बिहेवियर का एक बिहेवियरल व्यवहारिक पक्ष का एक प्रकार है इंट्रोवर्ट। दूसरा एक्सट्रोवर्ट, आप देखते होंगे कई लोग जो है दूसरों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। लोग घर में ज़्यादातर पैर टिकता नहीं उनका, ज़्यादातर वो बाहर ही दौड़ते रहते हैं, लोगों के साथ मिलना घुलना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये क्या है? एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटीज़ है। एक्टिव पर्सनैलिटी क्या होती है? जो हमेशा काम में लगे रहते हैं। तीसरा है एक्टिव पर्सनैलिटी, हमेशा काम में लगे रहना, खुद से पहल करना। कोई चीज़ अगर करनी है तो खुद से एक्टिव होकर आगे बढ़ के करेंगे। कोई नई योजना आ गई दिमाग में आया कि ये स्कीम चलानी चाहिए, लोगों को फ़ायदा होगा, तुरंत एक्टिव होकर उस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमेशा काम में लगे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। पैसिव पर्सनैलिटी क्या होती है? निष्क्रिय पर्सनैलिटी, जो ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखाते, दूसरों की बात मानते हैं, खुद पहल नहीं करते, दूसरे कहते हैं जी हजूर जी हजूर, दूसरे बोल देते हैं तो उसको मान लेते हैं आंख बंद कर करके, हाँ ठीक है आप जो बोल रहे हैं वही सही है। ठीक है, खुद से पहल नहीं करेंगे, बस आंख बंद करके हाँ जो ऊपर से आएगा वो चला देना है, कलम हटाओ, टाइम अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, इस टाइप के पर्सनैलिटी। अब पांचवा है डोमिनेटिंग एग्रेसिव और पर्सनैलिटी। इस टाइप की पर्सनैलिटी भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो लोग जो है दूसरों को नियंत्रित करना पसंद करते हैं, जोर से बात करते हैं और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। होता है ना कुछ लोग चिल्ला के बोल देते हैं कि मेरी बात मानो। ठीक है, तो डोमिनेट करना किसी को कि मेरी बात मानो, नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करना, अपने आप को हावी करना दूसरों पर, ये होता है डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, छठा है सबमिसिव पर्सनैलिटी। क्या होती है? आज्ञाकारी या झुकने वाला पर्सनैलिटी। ये जो लोग अब आसानी से मान जाते हैं, अपनी इच्छा कम बताते हैं, दूसरों की बात मानते हैं,
ठीक, वो सबमिसिव पर्सनालिटी होती है। इस टाइप की पर्सनालिटी सबमिसिव होती है। ठीक है, कहते हैं किसी ने कुछ बोला, हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हैं, यही करेंगे, ठीक है जी, हाँ जी हुजूर, जी हुजूर, इस मूड वाले में जो रहते हैं वो सबमिसिव पर्सनालिटी है। असर्टिव पर्सनालिटी क्या होती है? सातवां है असर्टिव पर्सनालिटी, टाइप्स में ही जा रहा है। स्वाभिमानी, यानी अपनी बात साफ सम्मान से रखते हैं ये, बिना गुस्सा या डर के, और दूसरों का सम्मान भी करते हैं। अपनी बात रखनी हो आराम से रखेंगे, ठीक है, डरते नहीं हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान भी करते हैं, इसीलिए इनको असर्टिव पर्सनैलिटी बोला जाता है। ठीक है, ये सात टाइप हो गए। अब हम पढ़ेंगे इस पर्सनैलिटी में ही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये बिहेवियर था, ये हुआ रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, हैबिट्स, सोशल बिहेवियर, और प्रशासन में इनका क्या टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक्टिव, पैसिव पर्सनैलिटी, डोमिनेटिंग, अग्रेसिव, अथॉरिटेरियन, सबमिसिव पर्सनैलिटी, असर्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, इतना हुआ। अब हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मनोवैज्ञानिक पक्ष। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक पक्ष का क्या मतलब है? इसमें है कि हमारे इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी में ये देखा जाता है, ऐसी पर्सनैलिटी में कि उनके विचार, भावना, विश्वास, मनोदशा यानी मूड, और उनकी मानसिक प्रतिक्रिया कैसी रहती है। ठीक है, मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, तो आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, तो जो वहाँ पे बैठे हुआ पैनल रहेगा वो आपकी ये सारी चीज़ें देखेगा, आपके विचार, भावनाएं, विश्वास, मनोदशा, मानसिक प्रतिक्रिया, सवाल पूछ के। ठीक है, तो चेक करेगा कि आपका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है वो कैसा है। वो आपको लिटमस पेपर की तरह आपने मतलब चेक करना शुरू कर देगा आपको सवालों के जरिए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ना है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में पहला विचार, थॉट, कि लोग कैसे सोचते हैं, सोचने की आदत कैसी है। हो सकता है आप लंबे टाइम से जो है मूवी देख रहे हैं, ठीक है, ढंग की मूवी नहीं, ऐसे ही मार धाड़ साउथ वाली मूवी देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो आदत बनी हुई है कि ऐसे ही फिल्में देखना है। वो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपकी ये सारी चीज़ें, तो समझ जाएंगे कि इसकी सोचने की आदत कैसी है, कैसा सोचता है ये। ठीक है, अगर आप वही अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जो नई नई आई है, समाज से जुड़ी हुई, कोई एक्सटॉर्शन से जुड़ी हुई, इस सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें आप देखते रहेंगे, तो आपका माइंड ब्रॉड होता जाएगा। तो अब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप वो रेफरेंस लेंगे उन सब चीज़ों का, तो वो समझ जाएंगे कि इसने जो है ढंग से अपने ऊपर काम किया है, ठीक है, अपने दिमाग पर। तो ये थॉट के जरिए वो पता करेंगे। दूसरा, इमोशंस, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में इमोशन, भावना, मतलब अंदर की भावना क्या है, आप खुश हैं, गुस्सा हैं, डरे हुए हैं, इस तरीके के, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। दूसरा भावना। तीसरा है विश्वास, बिलीव, कि मन में जो गहरी सोच या आदत बनी होती है, जैसे विश्वास होता है ना कि मेहनत करने से जो है हमको अच्छा परिणाम मिलेगा, ये विश्वास है। और मानना, मतलब सब कुछ तय है, ये मान लेते हैं ना सही, सब कुछ पहले से तय है, तो इसको मानना और विश्वास, ये दो चीज़ें हैं कि मन की गहराइयों, जो मन में जो गहरी सोच है वो आदत बनी होती है, वही बिलीव होता है। मन में कोई गहरी सोच है और जो है वो गहराई तक आपके अंदर है, तो वो भरोसा बन जाता है, बिलीव बना रहता है आपका। जैसे विश्वास है ना कि आपको मेहनत करने से ये जो है अच्छे परिणाम मिलेंगे। चौथी बात है मनोदशा, मूड, आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में मूड भी होता है, ठीक है, कि मन की स्थिति कैसा है, खुश है, उदास है, चिंतित है, शांत है, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का चौथा भाग है। पांचवा, मन की प्रतिक्रिया, यानी मेंटल रिस्पॉन्स, क्या होता है ना कि मुश्किल हालात में आप जो है कैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे मुश्किल आई तो आप धीरज से सोचते हैं, या फिर जल्दबाजी में घबराते हैं, या फिर गुस्सा हो जाते हैं। कैसे पता किया जाएगा? ये टूल्स हैं, ये आप अपने तरीके से अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरों को देख सकते हैं, इससे ये टूल पता रहेंगे तो आप अनुमान लगा पाएंगे सामने वाले की मानसिक स्थिति के बारे में। जब इंटरव्यू में जाएंगे तो जो पैनल बैठा होगा वो क्वेश्चन के जरिए आपसे ये सारी चीज़ें आपसे पता कर लेगा, आपकी पर्सनैलिटी को छान लेगा, देख लेगा कि आप किस टाइप के हैं। क्वेश्चन पूछेगा, आप थोड़े से नर्वस होंगे, चेहरे से हल्का इधर उधर होगा, पसीना होगा, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो उनको वो दिखेगा।
और बहुत ज़्यादा है यूज टू रहेंगे इन सब क्वेश्चन से, बहुत घबराएंगे नहीं तो फिर वहाँ पे एकदम बिल्कुल आप कहते हैं ना कि फ्लो लाइक रिवर, बिल्कुल नदी के पानी की तरफ बहते हुए इंटरव्यू निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उनको भी फील होगा कि हाँ इसने आराम से उत्तर दिया है, कोई घबराया नहीं। तो इनका प्रशासन में बहुत महत्व है। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के 3 भाग हैं, 3 हिस्से होते हैं। देखिए सोशल एस्पेक्ट्स, कैपेबिलिटीज और अदर। सोशल एस्पेक्ट में क्या है, एटीट्यूड है, वैल्यू है और इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने एटीट्यूड अभी पढ़ेंगे आगे, मतलब ये चैप्टर ही चल रहा है उसी का। वैल्यूज पढ़ लिया है पूरा और इमोशनल इंटेलिजेंस आगे आएगा। तो समाज में हमारे संबंधों को प्रभावित करता है सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस से, वैल्यूज से, एटीट्यूड से। ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप करूँगा, बस बता दूंगा क्या है। कैपेबिलिटीज़ में क्या होगा, इंटेलिजेंस होगा, एप्टीट्यूड होगा, क्रिएटिविटी होगा। इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, सबकी मीनिंग पता है हमें, क्योंकि पिछली क्लासेस में बता दिया है। इंटेलिजेंस बताया क्या है, एप्टीट्यूड क्या होता है बताया, क्रिएटिविटी क्या होती है ये भी बताया। तीसरा अदर्स। अदर्स में क्या होता है, ओपिनियन और इंटरेस्ट, मतलब आपकी रुचि है, राय, ये सारी चीज़ें। और रुचि और राय आपको पता है क्या होता है। अब मेन क्लास जा रही है शुरू होने। ये बैकग्राउंड था बताना कि क्योंकि ये एटीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ये साइकोलॉजी से जुड़ती है। तो बेसिक साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे मानसिक स्तर पे, बिहेवियर के स्तर पे क्या क्या चीज़ें चलती हैं। और साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में हमें सोशल साइकोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो है प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है, तो हमें सोशल साइकोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी से जोड़ के थोड़ा हिस्सा बता दिया है, बेसिक चीज़ें, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ जाए साइकोलॉजी का। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे हम एटीट्यूड। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसके नोट्स में हुआ है। अब एटीट्यूड स्टार्ट करेंगे, आज से एटीट्यूड जा रहा है स्टार्ट होने। ठीक है, आज से अभी बैकग्राउंड पढ़ा रहे थे इस चैप्टर को समझने के लिए, एटीट्यूड कि क्या होता है एटीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, उसके बारे में हमारा नज़रिया क्या है। मान लीजिए आपका कोई अमरूद है, मान लीजिए अमरूद है, छोड़िए अमरूद छोड़िए, मान लीजिए फुटबॉल मैच हो रहा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, फुटबॉल मैच हो रहा है। ठीक है, अब 2 किस्म के व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक रमेश एक सुरेश है। ठीक है, अब रमेश का एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है फुटबॉल को लेकर। क्यों है, क्योंकि वो जो है गेम को बहुत लाइटली ले रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं हार जाऊंगा, जीत जाऊंगा तो क्या होगा। तो उसका नज़रिया ये है कि हाँ चलो ये खेल है, खेलेंगे, आनंद लेंगे, हारे जीते क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये उसका रुचि है उस तरीके का, ये उस तरीके की उसका जो है ना नज़रिया है, उसका रुझान है इस टाइप का, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बोल सकते हैं इस तरीके का। वही रमेश है, इसका नेगेटिव एटीट्यूड है, सवाल कर रहा है, अरे यार फुटबॉल मैच है, खेलना ये भी चाहता है, खेलना ये भी चाहता है, खेल भी रहा है, लेकिन सोच रहा है कि अरे हार जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो बहुत तरीके की दुनियादारी की बात इसके दिमाग में चल रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैच को सिचुएशन मान लीजिए कि मैच जो है रमेश सुरेश एक ही टीम से खेल रहे हैं, मैच हार गए सुरेश रमेश की टीम, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा, सुरेश रिएक्ट करेगा कि यार हार गए, बड़ी बेइज्जती हो गई। ठीक है, इस तरीके का दिमाग में चलने लगे। सुरेश और जो रमेश है वो मस्त मौला रहेगा, क्या यार हार गए क्या हुआ, खेले तो, शरीर से दौड़े को पसीना वसीना निकला, अब नहाएंगे, अब फ्रेश होकर चलेंगे पार्क में टहलने। ठीक है, इस मूड में रहेगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में है, एक नेगेटिव एटीट्यूड में है। तो यही दिखा रहा है कि रुझान, एटीट्यूड समझा रहा हूँ मैं कि हमारा रुझान किसी चीज़ के प्रति कैसा है। किसी खेल को लेके रुझान हो सकता है आपका, मतलब कैसे देखते हैं, हमारा अप्रोच क्या है, हमारा नज़रिया क्या है किसी चीज़ को लेके, यही एटीट्यूड होता है। आप लोग के दिमाग में एटीट्यूड का मतलब ये होता होगा कि एटीट्यूड का मतलब घमंड, दिमाग में आता है ना कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, तो आप उस सेंस में बोल रहे थे कि बहुत घमंडी टाइप का घमंड दिखा रहा है। नहीं, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। यहाँ एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रुझान, आपकी रुचि किस में है, आपकी किस तरीके की आपकी अप्रोच लेते हैं किसी चीज़ को लेके। मान लीजिए आपको कोई बुक दे दिया जाए, तो किसी का बुक होगा कि नहीं नहीं यार हमको बुक नहीं पढ़ना पसंद है, हमको बुक ऑडियो बुक सुन लेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जो फिजिकल बुक होता है उसके प्रति उसका नेगेटिव अप्रोच है कि नहीं हमको पढ़ना नहीं है, हम सुनना पसंद करें। किसी का अप्रोच होगा कि उसको दोनों पसंद होगा, क्योंकि टाइम डिपेंड करता है। अगर हमारे टाइम है तो बैठ के पढ़ेंगे, या ट्रैवल करते रहेंगे तो हम कान में लीड लगा के हम अपना सुन लेंगे, ऑडियो बुक सुन लेंगे। तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है दोनों चीज़ को लेके। एक का पॉजिटिव है एक सेंस में,
ठीक है। तो लोगों का रुझान, तो एटीट्यूड कैसा है उनका, किसी किताब को लेके, किसी लोग को लेके, किसी विचारधारा को लेके, किसी कम्युनिटी को लेके, ये एटीट्यूड होता है। ठीक है, समझ में आ गया एटीट्यूड क्या है। एक बार फिर से, कि कोई फुटबॉल मैच है तो किसी फुटबॉल मैच को लेके किसी का एटीट्यूड कैसा है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, रुझान कैसा है। हो सकता है किसी को लौकी नहीं पसंद हो, को कहेगा कि हमको लौकी पसंद है, तो उनका रुझान है, उनका एटीट्यूड है लौकी को लेके। ठीक है, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का न्यूट्रल होता है, कि जो दे दे, ये भी दे दे, वो दे दो, जो देना दे दो यार, सब ठीक है, हमारे लिए सब चलेगा। समझ में आया। तो न्यूट्रल एटीट्यूड भी होता है लोगों का, तो जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। इस मूड में रहने वाले जो है न्यूट्रल एटीट्यूड वाले हैं। समझ में आया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या आएगा, मेहनत करने वाले, उम्मीद रखने वाले, सकारात्मक सोच रखने वाले। और नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होगा, हार मान लेना, डरना या चिंतित रहना, उम्मीद छोड़ देना, ये सब। तो पहले तो एटीट्यूड समझाना ज़रूरी था कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड मतलब वो नहीं, घमंड नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका जो रवैया है, आपका रुझान किस तरफ है, किस तरीके का रुझान है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी चीज़ को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी लोग को लेके। कोई हो सकता है पर्सन हो, आप कहते हैं नहीं ये जो है गद्दार आदमी है, तो फिर कोई और कहेगा नहीं यार सौम्य है, ठीक है। तो वह तीसरा आदमी आएगा, कहेगा हमको क्या पता कौन आदमी। तो वो तीसरा आदमी का तो कोई बात ही नहीं। लेकिन इन दोनों की से एटीट्यूड समझ में आता है कि रुझान इसका नेगेटिव है एक आदमी को लेके, और उसी आदमी को लेके एक व्यक्ति का रुझान जो है अलग है। तो सब्जेक्टिविटी का मामला है। ठीक है, तो अब समझना है कि एटीट्यूड के विकास को एक चरण से समझेंगे हम। ठीक है, एटीट्यूड कैसे जो है बना है, समझ में आया। पहला है बिहेवियरिज्म। ठीक है, पहला है बिहेवियरिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं व्यवहारवाद। इससे समझेंगे कि एटीट्यूड, बहुतों ने बताया कि एटीट्यूड देखो ऐसे बनता है, एटीट्यूड ऐसे बनता है, तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि किसने किसने क्या क्या बोला है, कि कैसे कैसे एटीट्यूड बनता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म में 1913 में जॉन बी वॉटसन थे, उन्होंने व्यवहारवाद का संकल्पना दी। ठीक है, अब सवाल है कि विचार दिया कि व्यवहारवाद है क्या। नाम फिर से ले लेता हूँ, जॉन बी वॉटसन 1913 में उन्होंने जो है दिया, ये संकल्पना दी है। ठीक है, मतलब बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है। बिहेवियरिज्म का मतलब यह है कि मनुष्य और जानवर का व्यवहार उसके सीखने और माहौल और अनुभव से बनता है। मनुष्य और जानवर का व्यवहार उसके सीखने, माहौल और अनुभव से बनता है। आपको कहेगा क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य वही करता है जो वह अपने आसपास देखकर, सुनकर, अनुभव से सीखता है। ठीक है ना, अनुभव कुछ याद हो रहा है, डेजा वू जैसा कुछ लग रहा है। पिछली क्लासेस में ऐसा कुछ हुआ है कि देखकर जो है बच्चा सीख रहा है। सोशलाइजेशन याद आ रहा है, सोशलाइजेशन में बच्चा क्या कर रहा था, देखकर। जॉन बोंद्रा याद आ रहा है। तो देखकर सीखता है मनुष्य जो है, केवल मनुष्य नहीं, जानवर भी जो है सुनकर, अनुभव करके, देखकर सीखते हैं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसने किया क्या, वॉटसन ने जो है एक छोटे बच्चे को जिसका नाम एल्बर्ट था, कुछ सफ़ेद चूहे से खेलते हुए दिखाया। ठीक है, एल्बर्ट बैठ के देख रहा था, मतलब चूहे से, और जो है वॉटसन चूहे के साथ खेल रहे थे, उनको दिखा रहा था उस बच्चे को। ठीक है, तो पहले बच्चा जो है डरता नहीं था, बच्चा डरा नहीं। फिर वॉटसन ने क्या किया, जब चूहा दिखाया तो उसके साथ ही उसने जोर से डरावनी आवाज़ भी बजाई। सफ़ेद चूहा है और उस चूहे के पास से कोई डरावनी आवाज़ बजाई जोर से, तो जो है कुछ समय बाद जो है बच्चा सिर्फ चूहे को देखकर ही डरने लगा। मतलब चूहा है, उसके बगल से कोई डरावनी आवाज़ निकाल दी, बच्चा देख के सहम गया। और फिर बाद में जब चूहा सामने आ रहा तो बच्चा डरने लगा। ठीक है, पहले नहीं डर रहा था जब खेल रहा था साथ में, लेकिन जब आवाज़ निकालने लगा तब डरने लगा। तो यह दिखाता है कि डर, प्यार, नफरत, ये सभी जो है सिखाए जा सकते हैं, कंडीशनड किए जा सकते हैं, सिखाए जा सकते हैं। ये बोल रहे हैं वॉटसन कि जो है डर है, जो नफरत है, जो आपके अंदर इमोशन है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जा सकती हैं, सिखाने से आपको आ सकता है। ठीक है,
तो इंसान का दिमाग एक खाली स्लेट है, ये बोल रहे हैं कि इंसान का दिमाग एक खाली स्लेट जैसा है, उस पर जो भी लिखा जाएगा वही उसका व्यवहार बनेगा। मतलब इनहेरेंट आपको कुछ नहीं मिला है, आपको जो है सिखाया जाएगा, जो भी चीज़ सिखाई जाएगी आप वही वैसा ही हरकत करेंगे। आपको कोई अलग से कुछ मिला नहीं है पहले से कि आप पहले से कुछ सीख कर आए, आपको सब कुछ सिखाया जाता है। आप जो भी बोलते हैं, आप जो करते हैं, वो सिखाया गया है आपको। और वो ये इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि आपके व्यवहार को, इसका विश्लेषण हम पढ़ेंगे जब, तो बताएंगे। ये कहना चाहते हैं कि आपके व्यवहार को जो है अगर सिखाया जा सकता है तो आपके व्यवहार को ट्रेनिंग के जरिए बदला भी जा सकता है। ब्रेन वॉश करना सुना है आपने? ब्रेन वॉश करना, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा और आपको बदल भी दिया जाएगा। ये बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरा पढ़ना है कॉग्निटिव व्यू। ये था बिहेवियरिज्म, दूसरा है कॉग्निटिव व्यू। ठीक है। 1935 में गॉर्डन एल्पॉर्ट, जो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने कॉग्निटिव व्यू के बारे में बोला और ये संकल्पना दी कॉग्निटिव व्यू के बारे में। इनका कहना था कि मानव व्यवहार को केवल बाहरी आदतों, जैसे कि बाहरी आदतों से नहीं समझा जा सकता। इंसान का दिमाग, इंसान का माइंड भी बहुत सक्रिय होता है। इन्होंने क्या कहा कि बाहरी आदतों से ही नहीं समझा जा सकता। बेसिकली ये ना, जो वॉटसन का बिहेवियरिज्म था, व्यवहारवाद, जो ये कहता था कि आदमी जो है काला कागज है, काला मतलब ब्लैंक पेपर, ब्लैंक स्टेट है, उसमें स्टेट कहते ब्लैंक पेपर है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब आपके व्यवहार को बदला जा सकता है, कंडीशन किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो इसी पे इनको मतलब एक तरीके से इनको काउंटर नहीं कर रहे हैं, काउंटर हल्का कर रहे हैं, इसी को एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं। एल्पॉर्ट, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मानव व्यवहार को केवल बाहरी आदतों से नहीं समझा जा सकता। केवल बाहरी आदतों से नहीं समझा सकता। यहाँ पे केवल वर्ड यूज हुआ है कि इस मतलब केवल नहीं, ये भी होगा और इसके आगे एक और चीज़ भी है। ठीक है, कि उसके दिमाग को भी बहुत सक्रिय होता है, तो उसके दिमाग के अंदर क्या है, उसके दिमाग में जो क्या खिचड़ी पक रही है ना, उसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा, तब जाके व्यवहार का मामला समझ में आएगा। समझ में आया? तो ये एल्पॉर्ट जो है, जो वॉटसन ने कहा था अपने व्यवहारवाद में, उसी को एक कदम आगे ले जा रहे हैं कि केवल यही नहीं, इसके आगे भी है, इसके एक कदम आगे चलो, दिमाग को भी लो। और व्यवहारवाद में जो है वॉटसन का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म यही है कि वो दिमाग को बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है उन्होंने, आंतरिक चीज़ों पे नहीं। यानी कॉग्निटिव व्यू का मतलब है कि इंसान का सोचना, यानी थिंकिंग, याद रखना, मेमोरी, समझना, अंडरस्टैंडिंग और समस्या सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ उसके व्यवहार को तय करते हैं। मतलब इंसान का सोचना, उनका याद रखना, उनको समझना, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उनका, ये सब दिमाग के अंदर चल रहा है ना। तो ये जो दिमाग के अंदर चल रहा है, ये सब उनके व्यवहार को तय करता है। मतलब वैसा व्यवहार वो करेंगे। वो ये बोल रहे हैं कि अब जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे। दार्शनिक जैसा लग रहा है ना, दर्शन में आप लोगों ने सुना होगा, जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे। कुछ वैसा ही बोल रहे हैं कि जैसा आपके दिमाग में सब कुछ चल रही है ना, वैसा ही आप एक्ट कर जाएंगे बाहर। ये वही बोल रहे हैं एल्पॉर्ट। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा में सजा मानता है तो डर जाएगा, भागेगा। ठीक है, अगर एक छात्र को परीक्षा में सजा मिलता है तो वो डरेगा, भागेगा। ठीक है, अगर दूसरा छात्र उसी परीक्षा को चुनौती मानता है, मतलब एक विद्यार्थी है, वो जो है परीक्षा को, एग्ज़ाम को एक सज़ा मानता है कि एग्ज़ाम नहीं देना है, और पढ़ा लो, एग्ज़ाम मत दो हमसे, तो डर जाएगा, भागेगा कि एग्ज़ाम हो रहा, नहीं देंगे। दूसरा छात्र क्या है, परीक्षा को, एग्ज़ाम को चुनौती की तरह ले रहा है। ठीक है, मानता है कि तैयारी करेगा, मेहनत करेगा। तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव लेवल पे सोच रहे हैं ना, ये विद्यार्थी जो कॉग्निटिव लेवल पे सोच रहा है, संज्ञानात्मक स्तर पे, कि परीक्षा है, तो उसके दिमाग में चलने डर लगने लगा, उसको दिमाग उसमें चल रहा है कि अरे यार एग्जाम हो गया, फेल हो गया, ये हो गया, तो उसके अंदर डर बढ़ रहा है। तो उसी तरह कैसा एक्ट किया, डर को अपने छिपाने के लिए या शो करने के लिए भाग गया। जैसा वो सोच रहा है वैसा हो गया। और एक छात्र जो है एग्ज़ाम को एक चुनौती की तरह लेता है, दिमाग में उसे चला नहीं एग्ज़ाम है तो चुनौती है, हम तैयारी करेंगे। तो उसके दिमाग से एक्ट क्या निकला, हम तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे। इस मोड में है, एक तरीके से कह सकते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड में है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में है।
ठीक है। और नेगेटिव एटीट्यूड वाला जो कॉग्निटिव लेवल पे नेगेटिव थॉट ले रहा है, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है वो कॉग्निटिव लेवल पे पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच ले रहा है। तो यही समझा रहे हैं ये, ठीक है। दिमाग के भी अंदर जाके झांकना पड़ेगा व्यवहार को समझने के लिए, ये एल्पोर्ट बोल रहे हैं। यानी कि हर परिस्थिति में अलग अलग सोच से अलग अलग व्यवहार निकलता है, जो मैं बोल रहा था यही बोल रहे हैं वो एल्पोर्ट। अब तीसरा पढ़ेंगे एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल पहले भी शायद पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ेंगे। एबीसी मॉडल स्पेशली नहीं पढ़ेंगे, एबीसी का व्यवहार में क्या बदलाव होते हैं वो देखना है हमको, कि एटीट्यूड में क्या वो इफेक्ट डालते हैं। तो एबीसी मॉडल को जो है 1960 में रोजनबर्ग और हॉवलैंड ने मॉडल दिया था। ये दो लोग थे, रोजनबर्ग और हॉवलैंड। अब एबीसी मॉडल बताता क्या है? एबीसी मॉडल बताता है कि व्यक्ति का एटीट्यूड 3 हिस्सों से में बनता है। व्यक्ति का एटीट्यूड 3 हिस्सों में बनता है, यानी हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये 3 भागों में बटा होता है। ये 3 भागों में बटा होता है कि क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये 3 भागों में बटा है। पहला ए बी सी मॉडल बोले थे ना। ए का मतलब क्या है? अफेक्ट, यानी भाव, फीलिंग, अफेक्शन जिसको बोलते हैं, भाव, फीलिंग, ठीक है। तो ये है अफेक्ट का, कि किसी चीज़ को देखकर हम कैसा महसूस करते हैं। उदाहरण, मुझे चॉकलेट जो है खुशी, चॉकलेट देखकर खुशी होती है। एग्जाम्पल है कि मुझे चॉकलेट देखकर खुशी होती है। ये पहला लेवल है कि हम कैसा महसूस करते हैं, खुशी महसूस होती है हमको। दूसरा बिहेवियर, बी फॉर बिहेवियर, व्यवहार, एक्शन। उस चीज़ के बारे में हम क्या करते हैं। अगर मुझे चॉकलेट देख के खुशी होती तो मैं क्या करूँगा? मैं चॉकलेट खरीदता हूँ और खाता हूँ, बिहेवियर है मेरा। सी कॉग्निटिव, कॉग्निशन, सोच, नॉलेज, बिलीव। उस चीज़ के बारे में हमारी सोच या विश्वास कैसी है। तो मुझे लगता है कि चॉकलेट स्वादिष्ट और अच्छा है। चॉकलेट को देखा तो खुशी हुई, चॉकलेट खरीदा, खा गया, चॉकलेट जो है स्वादिष्ट है, अच्छा है। कॉग्निशन के लेवल, सी मतलब कॉग्निशन के लेवल, दिमाग में क्या है कि चॉकलेट खाया तो क्या है? स्वादिष्ट है। और जब बिहेवियर के लेवल पे क्या है? चॉकलेट मैं खरीद के खा गया। अफेक्टिव मतलब भाव, फीलिंग, क्या है कि चॉकलेट देख के मुझे खुशी होती है। सी कॉग्निशन, ए अफेक्शन। ABC मॉडल हर लेवल पे काम करता है। कैसे? वो आपके एटीट्यूड को इफेक्ट करता है। ए अफेक्टिव, भाव, आपके अंदर की फीलिंग। अफेक्शन मतलब किसी चीज़ को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? चॉकलेट देख के खुशी हो रही है। अब खुशी हो रही है तो उस खुशी को दुगना करने के लिए क्या करेंगे? खरीद के खा लेंगे। तो बिहेवियर, आप एक्ट करेंगे, ठीक है, एक्शन करेंगे, बिहेवियर में आएगा आपके। चॉकलेट दुकान से गए, खरीदे, अब खा लिए, ठीक है। तो फिर आपके कॉग्निशन पे क्या गया? आपके दिमाग पे सब पे क्या गया? और ये यार बहुत ही स्वादिष्ट है। या प्रोसेस पकड़िए, चॉकलेट देखा, अच्छा लगा, खरीदा, खा लिया, फिर आगे गए, फिर दिमाग को क्या चुबलाते हुए खुश हो रहे हैं, मन में लड्डू फूटा, ठीक है। तो स्वादिष्ट है और अच्छा लगा। 3 स्तर पता चला, अफेक्शन, बिहेवियर, कॉग्निशन। यही होता है प्रोसेस। आप मान लीजिए कोई पढ़ाकू लड़का है, दूर से कोई किताब देखा, चमचमाती हुई कवर, अच्छा है, उस पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी, और वो महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड है, तो देखते ही बहुत खुश हो जाएगा। क्या देखेगा तो पहले क्या होगा? खुश होगा, किताब। फिर किताब के पास जाएगा, धीरे धीरे किताब उठाएगा, महसूस करेगा किताब को, पन्ना पलटेगा, फिर पढ़ेगा, फिर खरीद के घर पे लाके पूरा पढ़ेगा। फिर क्या होगा? उसको मन की शांति मिलेगी, कहेगा ओहो बहुत आराम मिला इस किताब को पढ़ के, बहुत खुशी हुई। तो क्या हुआ? पहला लेवल देख के खुश हो गया। दूसरा, पढ़ लिया, मतलब कंज्यूम कर लिया उसने सब कुछ। फिर मन में जो क्या, उसके दिमाग के कॉग्निशन के लेवल पे क्या है? खुशी मिल रही, आनंद पा रहा है, ओहो क्या बात है, ठीक है। तो हमारा एटीट्यूड 3 लेवल से तय हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो ABC मॉडल कहता है
हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड 3 चरणों से बनता है। हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या करते हैं। ABC मॉडल, इसको संभाव्य मॉडल भी कहते हैं, संभाव्य मॉडल। ठीक है। अब चौथा है फंक्शनल थ्योरी, एटीट्यूड में ही फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी ये 1960 में जो है डेनियल कार्ज ने यह सिद्धांत दिया था। डेनियल कार्ज, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कार्ज, लेकिन इनका पूरा नाम है डेनियल कार्ज। ठीक है, इन्होंने 1960 में दिया था ये सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक है, इनका कहना था कि हमारा एटीट्यूड किसी काम के लिए होते हैं। तो दिमाग में दौड़ना चाहिए कि किस काम के लिए होते हैं भाई। तो किसी काम के लिए होने का मतलब ये है कि हमारा एटीट्यूड एक पर्पस या फंक्शन होता है। ठीक है, हमारे हर एटीट्यूड का मतलब हमारे हर व्यवहार का जो हम रवैया अपनाते हैं, जो हर व्यवहार का एक पर्पस होता है, एक फंक्शन होता है, कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, कार्ड ने जो है 4 मेन फंक्शन बताए एटीट्यूड के। 4 मेन, क्या 4 मेन बता दिए। पहला बताया है यूटिलिटेरियन इंस्ट्रूमेंटल, यानी फायदा पाने के लिए एटीट्यूड। फायदा पाने के लिए एटीट्यूड। एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि सिखाई गई तकनीक उपयोगी है तो मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, फायदा पाने के लिए एटीट्यूड क्या है कि मान लीजिए कोई तकनीक आई है, आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, आप लोग को ऑप्शन दिया गया कि आप ये मशीन सीखेंगे तो आपके लिए आपको भविष्य में, अभी तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, भविष्य में हो सकता है बढ़ जाए। तो कुछ लोग कहेंगे हो सकता है बढ़ जाए, या कुछ लोग कहेंगे पक्का बढ़ जाए। तो कह रहे हैं गारंटी तो नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे धीरे से सड़क लेते हैं। तो उनको लगा कि उनके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसमें से वो पैसा नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि हो सकता है भविष्य में तकनीक मेरे काम आ जाए, मैं कहीं इसका जो है हो सकता है बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने के लिए मिल जाए हमें, या हमारा कहीं इसका अगर हम सीख लेते हैं कहीं और चले जाते हैं, बेहतर एक्सपोजर मिल सकता है हमें। तो वो क्या करेंगे, तो वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं वहाँ पे, तो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे उसको। ठीक है, तो यही है यूटिलिटेरियन इंस्ट्रूमेंटल कि फ़ायदा पाने के लिए एटीट्यूड आपका एटीट्यूड उस तरीके का रुझान बन जाएगा कि आपका रुझान क्या है, आपका रवैया क्या है कि फ़ायदा मिलेगा इससे, तो सीख लेते हैं इसको। ठीक है, नहीं मिलेगा फ़ायदा नहीं सीखेंगे, इस मूड में रहेंगे। दूसरा ईगो डिफेंसिव, दूसरा है ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव क्या है, अपने अहंकार और स्वाभिमान की रक्षा करना। कैसे, मान लीजिए कोई कह रहा है कि तुम बहुत है कमज़ोर हो, तुम तो सिकैया पहलवान हो, कमज़ोर हो, तो आप चिल्ला के बोलेंगे मैं कहता हूँ कि मैं मजबूत हूँ, आई एम द ब्रेव। तो यहाँ क्या होगा, आप अपने ईगो को सुरक्षित कर रहे हैं, ईगो को डिफेंस कर रहे हैं। ईगो को मत छेड़ने का मेरे को, वो ईगो मत छेड़ना मेरे, इस मूड में रहते हैं ना कुछ लोग कि मेरा ईगो बहुत बड़ा है, इसको छेड़ने का नहीं, कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, इस मूड में रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ईगो को डिफेंस कर रहे हैं। इस तरीके का एटीट्यूड हो जाता है। तीसरा वैल्यू एक्सप्रेसिव, यानी अपने मूल्यों और विश्वासों को दिखाना, अपने मूल्यों और विश्वासों को दिखाना। मुझे लगता है कि सत्य बोलना जरूरी है तो मैं हमेशा सच बोलूँगा। एग्जाम्पल है कि मुझे लगता है कि सच बोलना ज़रूरी है, तो अपनी वैल्यूज सच, आपका ट्रू सत्य जो है आपकी वैल्यूज हैं, तो आप सच बोलने की कोशिश करेंगे, अपने वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे। चौथा है नॉलेज। फंक्शनल थ्योरी के बारे में बात हो रही है, उन्होंने बोला था कि 4 तरीके के जो है फंक्शनल थ्योरी है। उद्देश्य कहते हैं ना, एटीट्यूड किसी उद्देश्य के लिए होता है, किसी पर्पस के लिए होता है। नॉलेज होता है कि चीज़ों को समझने और दुनिया का अर्थ बनाने के लिए। नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि चीज़ों को समझ सके, उनके अर्थ जो है दुनिया के अर्थ को अर्थ समझ सके, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब समझने के लिए तो नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा कि मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, मैं अपनी योजना बदल लेता हूँ। बारिश होने वाली, मैं अपनी योजना बदल लेता हूँ। ठीक है, तो नॉलेज का मतलब ये है कि चलते हैं पूरा जो है, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, चलिए समझते हैं, देखते हैं, सबका अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसी टाइम बारिश होने लगी तो क्या हुआ, तो क्या कि मैं अपनी योजना बदल लेता हूँ, बाद में जाएंगे।
क्या हुआ यहाँ पे, ये नॉलेज तो गेन करना है, लेकिन पर्पज़ क्या है आपका, नॉलेज गेन करना। तो आप एटीट्यूड उस टाइप का कर रहे हैं, लेकिन बारिश चेंज आ गया तो क्या हुआ, आपका जो एटीट्यूड बदल गया तुरंत कि नहीं चलो कल जाएंगे। पर्पज़ सेम रहेगा लेकिन जाएंगे कल। तो ये बोल रहे हैं कि फंक्शनल थ्योरी में 4 चीज़ें इन्होंने बताई कि रवैया एक उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है, कि आपका जो एटीट्यूड है एक उद्देश्य को पूरा करता है। जैसे फ़ायदा पाने का एटीट्यूड, ईगो डिफेंस करने का अपना आपका जो है उद्देश्य है, वैल्यू को एक्सप्रेस करना है हमको उद्देश्य है, नॉलेज चीज़ों को समझने का जो है आपका है उद्देश्य है। तो उसके लिए आप अपना रवैया जो है उस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो कांच का कहना क्या है कि हमारा रवैया सिर्फ भावनाओं या पसंद या नापसंद तक सीमित नहीं है, और यह हमारे व्यवहार को दिशा देता है और अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करता है। मतलब ये जो है वॉटसन और जो एल्पोर्ट बोल रहे थे, एल्पोर्ट सॉरी, हाँ एल्पोर्ट और एबीसी मॉडल के जो रोजबर्न और हॉलैंड है, उनसे भी एक कदम आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि केवल जो है भावना पसंद नापसंद तक सीमित नहीं है, यह हमारे व्यवहार को दिशा देता है, एक जो है उद्देश्य को पूरा करता है, एटीट्यूड। अब 5वां पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर 1980 में जो है अजेन और फिशबेन ने यह सिद्धांत दिया था, अजेन और फिशबेन। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर क्या कहता है ये थ्योरी प्लान्ड बिहेवियर वाला, कि हमारा व्यवहार सिर्फ सोच या एटीट्यूड पर निर्भर नहीं करता है। हमारा व्यवहार सोच और एटीट्यूड पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि हमारी प्लानिंग, इंटेंशन, नियंत्रण की भावना, मतलब परसीव्ड कंट्रोल भी मायने रखती है। तो उन्होंने इस थ्योरी में 3 मुख्य बातें बताई कि एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर क्या है, ये व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण, कि किसी काम के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या रवैया है, यह है एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर। अगर मुझे लगता है कि रोज़ व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अगर लगता है कि व्यायाम जो है बर्बाद समय कर रहा है तो नेगेटिव एटीट्यूड होगा। मतलब व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण। व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर। तो आपका जो एटीट्यूड है, अगर आपको लगेगा कि हाँ व्यायाम करने से हमको फ़ायदा हो रहा, तब आप तो जो है आप वैसा एक्ट करेंगे, उस तरीके का बिहेव करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। पता चला कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, टाइम बर्बाद हो रहा, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं 3 थ्योरी में 3 हिस्सों को बताकर कि व्यवहार टुवर्ड्स बिहेवियर, किसी काम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या रवैया है, ठीक है। दूसरी बात है सब्जेक्टिव नॉर्म्स, सामाजिक दबाव या दूसरों की अपेक्षाएं। समाज, परिवार या दोस्तों की अपेक्षाएं भी हमारी सोच और बिहेवियर को प्रभावित करती है। आप किसी ने उम्मीद कर लिया आपसे कुछ चीज़ करने का, आप लगे उस उम्मीद पे खरे उतरने के लिए, खरे उतरने की जगह खरे हो जाते हैं आप पूरे, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अगर दोस्त और परिवार कहते हैं कि रोज़ व्यायाम करो तो मैं प्रोत्साहित होता हूँ। फिर अगर सभी कहते हैं तुम आराम करो, व्यायाम मत करो, तो मैं शायद ना करूँ। तो आपका बिहेवियर क्या है, लोगों के से भी इफेक्ट कर रहा है, आपका एटीट्यूड बदल रहा है। तीसरा परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, कितना नियंत्रण करना, ठीक है, नियंत्रण की भावना, कितना नियंत्रण है, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, कितना नियंत्रण है अपने आप को। आपका विश्वास है कि आप वह व्यवहार कर सकते हैं या नहीं, आपका विश्वास मतलब आपका खुद आपके ऊपर कितना नियंत्रण है, कि मतलब आपका विश्वास है कि आप व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं जैसा आप चाहते हैं। एक तरीके से आपका मन आपके नियंत्रण में है या नहीं, इस तरीके के मूड में है ये। एग्जाम्पल, कि मुझे लगता है कि मैं व्यायाम करने के लिए समय निकाल सकता हूँ, ऐसा आपको लगता है कि आप समय निकाल सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये हाई परसीव्ड कंट्रोल है। अब मुझे लगता है कि मैं आई विल डू दिस थिंग, तो आप हाई परसीव्ड कंट्रोल है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे काम बहुत है, व्यायाम करना मुश्किल है, तो क्या है,
आप लो परसीव कंट्रोल है, आपका ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, आप बोल कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। समझ में आया? कि आपका विश्वास है कि आप वह व्यवहार कर सकते हैं या नहीं, आपका विश्वास। समय निकाल सकते हैं, हाई पावर्ड है, नहीं निकाल पाएंगे, लो पावर्ड है। समझ में आया? तो अब हम इसका एनालिटिकल पार्ट देखेंगे, व्यवहारवाद का। जैसे वॉटसन का व्यवहारवाद का एनालिटिकल पार्ट क्या है, इसमें स्ट्रेंथ क्या है व्यवहारवाद में। यह मानता है कि व्यवहार सीखा जाता है, इसलिए एटीट्यूड को ट्रेनिंग से बदला जा सकता है। समझ में आया? कि व्यवहार सीखा जा सकता है, सीखा जाता है, इसलिए एटीट्यूड को ट्रेनिंग से बदला जा सकता है। वीकनेस क्या है? यह भावनाओं, सोच, आंतरिक प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज करता है। पहले ही बताया था कि ये बाहरी पक्ष तो देख रहा है, आंतरिक मन की चीज़ों को नहीं देख रहा है। जिसे क्या देखा, एलपोर्ट ने देखा था कि नहीं भाई, केवल व्यवहार नहीं, केवल बाहरी चीज़ नहीं, अंदर मन भी देखो, मन से भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो सिर्फ व्यवहार पर ध्यान देता है। ठीक है। कॉग्निटिव व्यू, इसका एनालिटिकल पार्ट क्या है? इसका स्ट्रेंथ ये है कि एटीट्यूड को एक मानसिक स्थिति के रूप में देखना एक बड़ी प्रगति थी। उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा था इस पर, तो एल्पोर्ट ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं, दिमाग के अंदर जो चल रहा है, साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो तो देखेगा ये सब चीज़ें। तो व्यक्ति की सोच, अनुभव, स्मृति का महत्व मिला इसमें कि हाँ, अब व्यक्ति जो जैसा सोचता है उसको भी महत्व देना ज़रूरी है, उसको महत्व मिला। ये एनालिसिस कर रहे हैं उसका। अब एबीसी मॉडल, एबीसी मॉडल का स्ट्रेंथ क्या है? एबीसी मॉडल में जो है ये बताया गया कि एटीट्यूड को 3 पहलुओं में बांटकर समग्र दृष्टिकोण दिया, जैसे भावना, व्यवहार और सोच। तो रियल लाइफ में एटीट्यूड जो है ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बने होते हैं। तो इसने क्या किया कि 3 चरणों में बांटा, कि एक क्लासिफाई किया कि देखो ऐसे 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 करके एटीट्यूड बन रहे हैं। तो एक पूरा आपको स्ट्रक्चर मिल गया कि अच्छा, एक पहला ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये, क्लियर कट जो है चीज़ें मिल रही हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा हो भी रहा है कि हम पहले किसी चीज़ को देखते हैं, पसंद आता है, फिर जाते हैं धीरे से बात करते हैं, फिर वो क्या कहती है, एक चप्पल निकाल के मारूंगी, तो आप पीछे हट जाते हैं। होता है कि एबीसी मॉडल का अगर मान लीजिए किसी लड़की पे अप्लाई कर दिया, आप गए, कोई लड़की दिख गई, तो आपके मन में गाना बज गया कि ओले ओले, अब हम तो आगे बढ़ ले। तो फिर आपको देखे, पसंद आ गया, आपका पहला लेवल तो पार हो गया कि अच्छी लग रही है। आप क्या करेंगे, आप बिहेवियर करेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे 2 कदम, फूल उठाएंगे, मुरझाया हुआ, पैसा नहीं था तो 3 पंखुड़ी वाला फूल उठा लिए, पहुंच गए कि देखो आज 14 फरवरी है, आज तो हाँ बोल दो। फिर कहती है ठीक है, फूल लाने में भी घपला, केवल 3 पंखुड़ी। तो फिर फूल लेती है, फूल तीनों ऊपर से निकाल के उसका गुलकंद बना देती है, फिर वो जो डंडा रहता है तो फिर डंडा जो है एक थप्पड़ लगता है, कहता भाग जाओ। तो क्या हुआ, यहाँ पे उसका एबीसी मॉडल काम नहीं किया पूरा का पूरा। कुछ चीज़ें काम है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो भाग गया बाहर। समझ में आया? तो एबीसी मॉडल रियल लाइफ में होता है। इसके लिमिटेशन क्या है एबीसी मॉडल के, कि हर बार ये तीनों घटक समान रूप से प्रकट नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है धूम्रपान बुरा है कॉग्निशन के लेवल पर, लेकिन फिर भी जाके सिगरेट पी लेता है। वो सोचता है कि नहीं, सिगरेट पे देखो यार इतना भयंकर चित्र बना हुआ है, फेफड़ा जल रहा है, खत्म हो जाएगा आदमी, नहीं पीना चाहिए। लेकिन करता क्या है बाद में, कहता है यार एक से क्या होता है, एक तो पी लेना चाहिए। तो जाके सिगरेट दबा के पी जाता है, फिर धुआं उड़ाता है, ऐसे छल्ले बनाता है, ऐसे फूकता है, अभी गोल गोल बनता है। कुछ लोग तो गोल में से डबल गोल कर देते हैं, क्या एकदम पूरा जैसा सेल डिवीजन होता है वैसा कुछ बनाते हैं। तो जैसे समझ में आया? तो एनालिटिकल पार्ट है कि यह मॉडल जो है व्यवहार और सोच के बीच जो है गैप समझने की दिशा में एक जो है अहम कदम था। समझ में आया? कि जो आपका व्यवहार है, आपकी सोच के बीच का जो गैप है, ये जो लिमिटेशन है एनालिसिस कर लें एबीसी मॉडल का। तो कोई लोग हो सकता है ना कि सोच रहा है कि हम ये करें, देखने में तो बुरा लग रहा है, सिगरेट को देख के कहते हैं यह बुरा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, खरीद के जाके पी ले रहे हैं। तो गैप हो गया ना एक। तो इसको समझने में इसने मदद करी है। ठीक है, लेकिन यह फुल प्रिडिक्शन नहीं है। अब फंक्शनल थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है? फंक्शनल थ्योरी की स्ट्रेंथ ये है कि यह समझाता है कि एटीट्यूड व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य जैसे पहचान, सुरक्षा, सामाजिक मान्यता को
पूरा करने का माध्यम हो सकता है ना, कि पहचान, सुरक्षा और सामाजिक मान्यता को पूरा करने का माध्यम हो सकता है, व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम हो सकता है। फंक्शनल थ्योरी बोला गया कि एटीट्यूड का एक उद्देश्य होता है, लालच, याद आ रहा है कुछ? लिमिटेशन क्या है इसका फंक्शनल थ्योरी का? यह हर व्यक्ति के उद्देश्य को सही सही नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि उद्देश्य बहुत सब्जेक्टिव मामला है ना। उद्देश्य, किसी का उद्देश्य कुछ होगा, किसी का उद्देश्य अलग होगा, तो ये सब्जेक्टिव मामला है, वो सभी चीज़ों को नहीं पकड़ पाएगा ये फंक्शनल थ्योरी। समझ में आया? अब इसका एनालिटिकल पार्ट करेंगे तो कार्ड्स का जो मॉडल है मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव लाता है। ये जो मॉडल है फंक्शनल थ्योरी का मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव लाता है। मतलब क्यों कि कोई व्यक्ति किस तरह सोचता है या व्यवहार करता है, यह काउंसलिंग और परसुएशन के लिए उपयोगी है। काउंसलिंग करते हैं ना, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो बैठ के उनसे बात करी जाती है, तो काउंसलिंग में परसुएशन पढ़ाया जाएगा आगे। परसुएशन एक पूरा अच्छे से टॉपिक है, बहुत काम आने वाला है परसुएशन। जब कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह या दो गुटों के बीच में बहुत भयंकर होता है ना, अभी पुलिस और वकीलों के बीच में हो गया है, तो उस समय परसुएशन काम आता है। उस समय जो दिमाग चलाने की ज़रूरत है ना, कि गुस्सा दिखाने का। दोनों लोग ईगो लेके बैठेंगे तो क्या होगा, दिक्कत। तो यहाँ पे परसुएशन काम आता है। बताएंगे क्या है काउंसलिंग, परसुएशन में ये फंक्शनल थ्योरी काम में आ सकता है। क्यों? उद्देश्य, एक उद्देश्य होता है किसी चीज़ का, तो इन सबका उद्देश्य है। समझ में? पांचवी चीज़ है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। इसका एनालिटिकल भी पार्ट देखना है हमें। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, स्ट्रेंथ क्या है इसका? इसका स्ट्रेंथ है कि यह बताता है कि किसी कार्य को करने का इरादा व्यक्ति के एटीट्यूड, सामाजिक बदलाव और परसीव कंट्रोल पर आधारित होता है। मतलब कार्य करने का जो इरादा है, कार्य करने का इरादा व्यक्ति के एटीट्यूड, सामाजिक बदलाव, सोशल नॉर्म, परसीव कंट्रोल पर आधारित होता है। समझ में आया? इसकी लिमिटेशन क्या है? कई बार व्यक्ति अच्छा सोचता है, इरादा भी होता है, पर एक्सटर्नल फैक्टर्स से जैसे डर, संसाधन की कमी आदि से रोक देता है। समझ में आया? कई बार व्यक्ति अच्छा सोचता है, इरादा भी होता है, पर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे डर, संसाधन की कमी आदि रोक देते हैं उसको। बिहेव करना चाहता है अच्छा, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि बस उसके संसाधन हो सकता है बहुत ज़्यादा गरीब है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई व्यक्ति चाहता है किसी की मदद करना, मन भी करा सब, लेकिन उसके पास संसाधन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, उसको खुद ही गरीब है, कैसे करे? उसको तो खुद ही मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसका भी मन कर रहा है कि मदद करे किसी की, जिसके पास तब फिर भी उसके संसाधन उसके आड़े में आ जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर हम मदद करेंगे मान लीजिए किसी वर्ग का, तो लोग कहेंगे पॉलिटिकल हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे हमारे को घेरने, तो वो भी डरेगा। तो एनालिटिकल पार्ट क्या है इसका? यह समाज के बिहेवियर प्रिडिक्शन और मार्केटिंग, समाज शास्त्र, प्रशासन आदि क्षेत्रों में भी सबसे ज़्यादा उपयोगी है ये थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। ठीक है, मतलब साइंटिफिक मॉडल माना जाता है इसको। यह रियल वर्ल्ड में बिहेवियर से ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर समझ में आया? ये एनालिटिकल पार्ट था, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ये एनालिटिकल पार्ट देख रहे थे हम। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर मतलब प्लानिंग भी काम आती है अपनी बिहेवियर के लिए। मतलब आपको कोई एक्ट करना, बिहेव करना, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्लान करेंगे। तो इसका एनालिटिकल पार्ट यही है कि ये मार्केटिंग फील्ड में इन सब चीज़ों में काफ़ी काम आता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? वॉटसन का बिहेवियरिज्म पढ़ा, एलपॉट पढ़ा, एबीसी मॉडल पढ़ा, कास्ट पढ़ा, अजेन पढ़ा, ये सारी चीज़ें हो गई। प्लान्ड बिहेवियर, आगे आगे सारी चीज़ें कल होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। बाकी सारी चीज़ें आपको
इसके अंदर मिल जाएंगे, PDF और नंबर भी।